अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है चैप्टर नंबर 7 इमरजेंट जनरल मेडिकल कंडीशंस। अभी तक जो हम लोग चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं या जो पढ़ेंगे तो उनमें हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी। सर्वाइकल इंजरी हो जाए, कार्डियक इंजरी, मतलब मोस्टली इंजरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम वो पढ़ेंगे जो जनरल मेडिकल कंडीशन भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। कि उसकी जो हेल्थ है, पास्ट हिस्ट्री है, कोई हो सकता है एथलीट को कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से इमरजेंसी फेस करना पड़ जाए आपको, ठीक है। इस चैप्टर में हम वो जनरल मेडिकल कंडीशंस पढ़ेंगे जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में उसको ट्रीट करना पड़ सकता है। सबसे पहले है सडन डेथ। सडन डेथ जो होती है एथलीट्स के अंदर, उसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम ये पढ़ेंगे कि आपको मेडिकल इमरजेंसीज़ किस टाइप की फ़ेस करना पड़ सकती है। या तो सडन कार्डियक डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, पल्मोनरी इश्यूज़ हो सकते हैं, डायबिटिक इमरजेंसीज़ हो सकती हैं, मोनोन्यूक्लियोसिस एंड सिकल सेल ट्रेट हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इसे आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है सडन डेथ। सडन कार्डियक डेथ किस वजह से होती है, इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कॉजेज़ हैं सडन डेथ के, ठीक है। सडन डेथ के 10 कॉजेज़ हैं, हम ये 10 जो हैं ये डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सडन डेथ है क्या चीज़। सडन डेथ जो है वो डेथ जो कि विदिन 24 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो जाए, ठीक है। कुछ जो है राइटर्स वो ये कहते हैं 1 आवर के दरमियान ही डेथ हो जाती है, कुछ कहते हैं कि सिम्टम्स आने के 24 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो गई है, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। नाम क्या शो कर रहा है कि हार्ट जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, हाइपरट्रॉफी हुई है, ठीक है। ये कंजेनिटल कंडीशन होती है, अबाउट 1 in 500 पर्सनस में होती है जनरल पॉपुलेशन में। एथलीट की बात नहीं करें, जनरली 1 in 500 लोगों में होती है। अब इसमें होता क्या है कि जब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है, हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, आपने इमेजिन कर लें कि जो हार्ट की वॉल्स हैं वो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, वो मोटी हो गई हैं, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हो गया है उनकी। अब क्या होगा कि डायस्टोलिक फीलिंग कम हो जाएगी, ठीक है, कि जो स्पेस थी वो कम हो गई है ना उसके अंदर, हार्ट के अंदर, तो फिर डायस्टोलिक फीलिंग जो है वो कम हो जाएगी, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस कम हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्टिंग जो है वेंट्रिकल की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी या इम्पेयर हो जाएगी। और इस सब का रीज़न क्या है, यही कि जो सेप्टम जो है या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या वेंट्रिकल की वॉल्स जो हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ को अफेक्ट कर रही हैं, कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और जब कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगी तब जो है बॉडी में इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। सडन कार्डियक डेथ का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो थी हार्ट जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हुई हुई थी, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो फिलिंग नहीं हुई प्रॉपर, और फिर उसकी वजह से जो है वेंट्रिकुलर रिलीज़ जो था वो भी नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ। एक्सरसाइज में जब डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, जब भी आप कोई काम करोगे एक्सरसाइज में डिमांड बढ़ जाती है, और पहले से हार्ट जो था वो नॉर्मल था ही नहीं, नॉर्मल था होता तो कंडीशन जो थी उसको फेस कर लेता, ठीक है, जो डिमांड थी उसका पूरा कर लेता, लेकिन अगर हार्ट ही नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो वो कैसे उसको पूरा करता, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ईसीजी होती है। ईसीजी से आपको पता चल जाएगा कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, और उसमें टी वेव की इन्वर्जन आपको नज़र आएगी, ठीक है। और ये अफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन जो इकोकार्डियोग्राम है वो सबसे बेस्ट टेस्ट है, ठीक है, इसकी डायग्नोसिस में। उसके बाद है सेकंड क्या है, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मायोकार्डियम है, आपको पता होना चाहिए मायोकार्डियम क्या है। हम बचपन से मायोकार्डियम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मायोकार्डियम जो है वो फैट और फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है। मायो वर्ड किस लिए होता है, मसल्स के लिए, ठीक है। उसमें क्या चीज़ आ गई है, फैट और फाइब्रस टिश्यू आ गया, ठीक है। ये 1/5000
लोगों में हो सकती है कि मतलब अगर 5 जनरल पॉपुलेशन में इसकी रेशो 5000 में से कोई एक बंदा होगा, और जो हमारे हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी थी उसकी रेशो ज़्यादा थी, ठीक है, वो 500 में से कोई एक बंदा जनरल पॉपुलेशन में से हो जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। और एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया जो है ये उससे कम है, उसकी प्रेवलेंस कम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी मायोकार्डियम है वो फैट और फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो गई है। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो 40 ईयर से यंग एज के होते हैं, ठीक है, 80% ऑफ द टाइम में ऐसा है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, आपको मैंने पहले बताया कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। सो इसकी ट्रू प्रेवलेंस जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो इसमें मैकेनिज़्म होता है कि जब फिब्रोसिस हो गई है हार्ट की, ठीक है, मायोकार्डियम की फिब्रोसिस होने की वजह से क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें एरिथमियाज हो जाते हैं, ठीक है, कि जब कॉम्प्लायंस ही नहीं रही है, एक जो मसल्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना था, रिलैक्स करना था, मसल की जगह फाइब्रस टिश्यू आ गया, ठीक है, तो हार्ट वो काम कैसे करेगा जो पहले कर रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एरिथमियाज होते हैं। और जो इटली में उन्होंने कहा है कि ये बहुत मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, एथलीट्स के अंदर डेथ का कॉज होती है, ठीक है। सो एनी कंडीशन जिसकी वजह से हार्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो एथलीट की डेथ कॉज करवा सकती हैं। और ये जितनी भी कंडीशन है ये यंगर एज की हैं, 35 से पहले पहले, ठीक है, ये कोई एज रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कोरोनरी आर्टरी एनोमलीज़। अब कोरोनरी आर्टरी एनोमलीज़ जो है इसमें सडन कार्डियक डेथ हो जाती है यंग एथलीट्स के, और ये लेस फ्रीक्वेंटली डायग्नोज होती है मोस्टली किन बच्चों में, मतलब जो यंग एथलीट्स होते हैं, जूनियर हाई स्कूल के और हाई स्कूल के एथलीट्स होते हैं, मोस्टली बास्केटबॉल और सोकर के प्लेयर्स, उन लोगों में ये पाया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये इसकी डायग्नोसिस जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, इसका पता ही नहीं चलता और डेथ हो जाती है, डेथ के बाद पता चलता है कि कोई ऐसा इशू था, ठीक है। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो सिम्टम्स आने से पहले इसमें मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो सिम्टम्स होते हैं सिंकोप और चेस्ट पेन, ये माइनॉरिटी ऑफ केसेस में आते हैं, ठीक है। इसको एंजियोग्राम से डायग्नोज किया जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट जो होते हैं अगर इसमें करवाया जाए तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनॉरिटी केसेस में होता है, ठीक है। मोस्टली जो क्या है कि इसकी ये अनडायग्नोज्ड ही रहती है और बंदों की डेथ हो जाती है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है प्राइमरी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल यानी कि जो कंडक्शन है उसमें कोई इशू आ रहा है, ठीक है, कि हार्ट जो है वो नॉर्मल है लेकिन जो कंडक्शन है उसमें कोई ना कोई इशू है। अब ये डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे टेबल में उन्होंने नेम्स बताए हैं सेपरेट करके। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होती है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होती है, ब्रुकाडा सिंड्रोम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड भी होती है, इनहेरिटेड भी होती है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बाय बर्थ ना हो, ठीक है, बाद में लेटर स्टेजेस में आपकी लाइफ में आपको हो जाए। इनहेरिटेड बाय बर्थ होती है, ठीक है। सो इनिशियली पहले ये सोचा जाता था कि जो इनहेरिटेड फॉर्म्स हैं इसकी दो होती हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। जो डोमिनेंट है वो ज़्यादा कॉमन है और जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है उसमें कंजेनिटल डेफनेस पाई जाती है, ठीक है। और जो रीसेंट डाटा है वो कहता है कि भाई जेनेटिक्स इतनी सिंपल नहीं है जितनी पहले हम समझते थे, ठीक है। और जो एक्वायर्ड फॉर्म्स हैं इसकी, यानी कि आपकी बर्थ के बाद जो डिफरेंट इसके कॉजेज़ हो सकते हैं वो क्या हैं, वो है कि मेडिसिन की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। नाम क्या है इसका, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। क्यूटी इंटरवल क्या है, हार्ट की रीपोलराइजेशन का इंटरवल है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कार्डियक रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है जब क्यूटी इंटरवल ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, क्यूटी अगर आपको याद होगा आपकी ईसीजी, तो क्यूआरएस जो था वो क्या था, डीपोलराइजेशन थी हार्ट की, ठीक है, और फिर क्यूटी इंटरवल रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। जब क्यूटी इंटरवल इतना लंबा हो गया इसका मतलब है कार्डियक रिपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और इसमें कॉज हमारी रिपोलराइजेशन कौन करवाता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। सो यही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से होती है ये डिजीज़। अब कम्पैटिटिव स्पोर्ट्स जो होती हैं लोगों को नहीं करवाते, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंसीडर की जाती है कि हाँ करवा सकते हैं।
उसके बाद है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसे WPW सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कंजेनिटल कार्डियक एबनॉर्मेलिटी है। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट रिसीव्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फ्रॉम एक्सेसरी पाथवे। ठीक है, कि हार्ट को जो वेंट्रिकल्स होते हैं, आपको अगर आपका ये कंडक्शन सिस्टम पता हो, याद हो, सो जो AV नोड है उसने एट्रियम से वेंट्रिकल में इम्पल्स भेजनी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या सीन होता है कि जो AV नोड से पहले एट्रिया में एक एक्सेसरी पाथवे बना हुआ है जिसके थ्रू इम्पल्स चली जाती है। ठीक है, सो AV नोड भी अपने AV नोड से जब जाएगा सो वेंट्रिकल तब कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो ये जो वेंट्रिकल है ये प्री एक्साइटेशन हो जाती है, किस वजह से, क्योंकि एक्सेसरी पाथवे से पहले से इम्पल्स आ गई है। ठीक है, सो प्री एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है कि ये WPW सिंड्रोम होती है और इसमें सिंकअप हो सकता है। इसको आप डायग्नोज कैसे करोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन 10 to 30% पेशेंट्स में होती है। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर भी हो सकता है अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो। ट्रीटमेंट में यही है कि ये जो एक्सेसरी पाथवे है इसको ख़त्म करो। ठीक है, किसी तरीके से रोको और नॉर्मल इम्पल्स अगर AV नोड ही भेजेगा तो ही नॉर्मल होगा बंदा। उसके बाद है ब्रुगाडा सिंड्रोम। ये क्या है? इसमें हाई रिस्क ऑफ सडन डेथ होता है यंग लोगों में। इवन हेल्दी अडल्ट्स जो होते हैं उन लोगों में भी ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि ECG फाइंडिंग्स अब नॉर्मल आती हैं, ये फैटल हो सकती है। ठीक है, बल्कि ये होती ही फैटल है। इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है और जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है सो आगे क्या है, वो डेथ ही है। ठीक है, कि जब हार्ट जो है फिब्रिलेशन जब होती है तब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती है। अगर आप फिब्रिलेशन, अगली स्टेज फ्लटर होती है। ठीक है, सो हार्ट एक तरह सा जैसे कोई परिंदा जब मरने वाला होता है या कुछ ऐसे वो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे फड़क रही है कोई चीज़, मतलब बहुत तेज़ तेज़ से, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही कि हार्ट फिल भी होगा और उससे सारी ब्लड निकलेगा भी। ठीक है, सो ये ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इससे जो कार्डियक आउटपुट है वो बहुत हद तक जो है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से ये फैटल है। ठीक है, मेल्स में ये ज़्यादा होती है, मेल सडन डेथ के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इंट्रा कार्डिक डिफिब्रिलेटर, क्योंकि इसमें फिब्रिलेशन जो होती है उसको अगर आप रोकोगे तो डिफिब्रिलेटर वगैरह यूज़ करोगे तो ही शायद ये कंट्रोल में है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट वैसे करते हैं। उसके बाद आ जाती है वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़। वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ जो है आपको नाम से पता चल रहा है वैल्व्स की वजह से होगी। मोस्टली मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स जो है उसकी वजह से सडन कार्डिक डेथ के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो मिट्रल वाल्व अगर रिगर्जिटेशन हो जाए या वेंट्रिकुलर एक्टोपी हो जाए या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है किसी बंदे की, सो ये फैटल है। अदरवाइज़ अगर खाली मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स है तो डेथ के चांसेस कम होते हैं। ये 5% जनरल पॉपुलेशन में होता है। मोस्ट कॉमन कार्डियक वाल्व डिसऑर्डर यही है। ठीक है, डायग्नोसिस आप कैसे करते हो कि फिजिकल एग्जामिनेशन जब कर लेते हैं, ठीक है, ऑस्कल्टेशन वगैरह करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्लिक्स आते हैं, मिड सिस्टोलिक टू लेट सिस्टोलिक क्लिक से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब ये डायग्नोस हो जाता है, मोस्ट जो फिजिशियंस हैं वो कहते हैं कि इनको आप एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने दें। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये इसकी वजह से डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या कोई रिगर्जिटेशन हो गई है वाल्व की, सो फिर इशू हो सकते हैं। देन आ जाती है एओर्टिक स्टीनोसिस। एओर्टिक स्टीनोसिस जो है इजीली डायग्नोज किस पे होती है? फिजिकल एग्जामिनेशन पे। जब भी कोई एथलीट आपके पास आता है, ठीक है, तो प्री पार्टिसिपेशन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, सो ये इजीली डायग्नोज हो जाती है। ठीक है, ये कैसे डायग्नोस होती है? इसमें हार्ट सिस्टोलिक मरमर्स आते हैं। ठीक है, जब वो बंदा स्क्वाटिंग करता है तो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वेल्सेल्वा मैन्यूवर करता है तो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद माइल्ड एओर्टिक स्टीनोसिस जो है, अगर किसी बंदे में माइल्ड है एओर्टिक स्टीनोसिस, सो वो पार्टिसिपेट कर सकता है सारे के सारे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर। मॉडरेट है तो लो इंटेंसिटी वाले में करेगा और अगर सिवियर है तो कोई स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है कमोशियो कॉर्डिस या कार्डियक कंकशन। ये सडन कार्डियक डेथ जो है इसमें किस वजह से होती है कि कोई ब्लंट नॉन पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, कि हार्ट पे आके कोई चीज़ लगी है, ना ही वो कोई गोली है कि अंदर को चली गई है। ठीक है, जैसे कोई बॉल खींच के लगी है आपके चेस्ट पे, ठीक है, और उसकी वजह से डेथ हो गई है। ठीक है, अब इसका
इसमें यह है कि कोई हार्ट डिजीज़ भी नहीं है नॉर्मल लोगों में, ठीक है। ये बच्चों में होता है, एडोलेसेंट्स में ज़्यादा होता है। मोस्टली जिन लोगों में ज़्यादा हुआ उन्होंने मीन एज निकाली 13 ईयर्स में। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी एज है जिसमें जो आपकी चेस्ट वॉल है वो कॉम्प्लायंट होती है, ठीक है। और जो जब कोई आके बॉल या कोई ऐसी चीज़ आपके चेस्ट पे लगती है, सो वो फोर्स जो है वो चेस्ट से मायोकार्डियम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। मोस्टली ऐसा किस में होता है, बेसबॉल में, कराटे किक में, हेलमेट टू चेस्ट टैकल, लैक्रोस बॉल, पता नहीं क्या कुछ है, लास्ट वाला तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो डिफरेंट तरह की स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने इस चीज़ पे स्टडी की कि भाई जो डेथ्स हुई थी उसमें कोई किसी ऐसा केस नहीं था कि जो फोर्स लगी है वो एक्सेसिव थी, कि बहुत ज़्यादा थी कि बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है, नॉर्मल फोर्स थी। तो एनिमल मॉडल एक उन्होंने लिया, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो होता है, ठीक है, कि 15 to 30 माइक्रोसेकंड्स का ड्यूरेशन है टी वेव जब पीक पे होती है, ठीक है, ये उस टाइम पे अगर हो तब डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये वल्नरेबल फेज़ होता है, रीपोलराइजेशन हो रही होती है, ठीक है। तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कि जब हार्ट ने डीपोलराइज करना है, ठीक है, रीपोलराइजेशन हो गई है, हार्ट तैयार हो गया अब दोबारा से डीपोलराइज होने के लिए, उसको स्टिमुलस मिलेगा, ऊपर से एवी नोड से आएगा, ठीक है, और ऐसे नोड से इम्पल्स आएगी। लेकिन जो फोर्स लगी है वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, ठीक है, कि जो एवी नोड और ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस आ रही हैं ये उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इतना हैवी वो मिलेगा, हार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वायरल मायोकार्डाइटिस। वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी मायोकार्डियम की, ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्या होता है, कार्डियक एरिथमियाज हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। मोस्टली इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट और डिस्निया के आते हैं, और बाकी सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन वाले आते हैं, ठीक है। जो कॉजिंग वायरस है वो कोक्साकी वायरस, उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है, मोस्टली होता भी है, लेकिन वेरियस वायरस, बहुत सारे वायरसेस और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इवन आप मायोकार्डियल बायोप्सी कर लो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज स्टडी, ये सारी स्टडीज़ जो हैं ये फेल हो गई हैं कि आप कि कॉजिंग एजेंट क्या है उसको फाइंड करने में, ठीक है। सो इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है कि कॉजिंग एजेंट है क्या, ठीक है। सो मायोकार्डाइटिस के साथ कोई अदर डिजीज़ हो सकती है, लाइक कवासाकी डिजीज़ होती है। ये क्या है कि इसमें ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है आर्टरीज़ की, वेंस की, कैपिलरीज़ की, लिम्फ नोड्स की, ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टराइटिस के सेकेंडरी टू कोरोनरी आर्टराइटिस होती है, ठीक है। सो उसके अलावा एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देखें कोरोनरी आर्टराइटिस है, कोरोनरी आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन हुई है, उसकी वजह से कवासाकी डिजीज़ हो गया है, ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इसकी वजह से क्या होगा, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या है, डायलेशन, एबनॉर्मल डायलेशन, बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाती हैं जो कैपिलरीज या वेन्स या जो भी है, ठीक है। और फिर एंड पे सार्कोइडोसिस हो सकता है। सार्कोइडोसिस भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि आपके ऑर्गन्स को इन्फ्लेम कर देती है, ठीक है। अब जो बंदा जिसकी डेथ होगी ना, तो उसमें मोस्टली जो है वो मैनिफेस्टेशंस किसकी होंगी, सार्कोइडोसिस की मैनिफेस्टेशंस नज़र आएंगी, क्योंकि इसमें कंडक्शन सिस्टम की एफिनिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद 9th है रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म के एओर्टिक एन्यूरिज्म, फिर से एन्यूरिज्म आपको बता दूं डायलेशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मार्फन सिंड्रोम वाले लोगों में मोस्टली होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। होता है इसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर जो है स्पोर्ट्स के अंदर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है एओर्टिक वॉल पे इंक्रीज़ हो जाता है, एओर्टा की वॉल्स पे जब स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो एओर्टिक एन्यूरिज्म है उसके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक तो ब्लड प्रेशर जब जब आप कोई एक्टिविटी करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ऑब्वियस है। सो पहले से ही आर्टरी इतनी वल्नरेबल स्टेट में है, ठीक है, एन्यूरिज्म की स्टेट में है। सो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए तो इतना प्रेशर उसकी वॉल्स पे बढ़ेगा, स्ट्रेस आएगा, सो रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो मार्फन सिंड्रोम में रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म के, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन जब कर लेते हैं उसमें ये डायग्नोज हो जाती है,
ठीक है। वॉलीबॉल में होती है, बास्केटबॉल प्लेयर्स में मोस्टली देखी गई है, और इसकी प्रेवलेंस जो है अदर स्पोर्ट्स में उन्होंने कहा है कि 10 टाइम्स जो है वो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल वालों की ज़्यादा थी। ठीक है। सो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं उनको आपने इंटेंस एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, उनको मना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपको पहले भी बताया कि हार्ट पे वॉल्स पे प्रेशर बढ़ेगा, वैसे ही एन्यूरिज्म के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सो इनको आपने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने नहीं देना। डायग्नोसिस जो होती है वो चैलेंजिंग होती है। ठीक है। इसके वैरायटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। चेस्ट पेन, मतलब इतने सारे सिम्टम्स आ जाते हैं कि डायग्नोसिस मुश्किल होता है। ठीक है। चेस्ट पेन भी है, बैक पेन भी है, सिंकअप है, हार्ट फेलियर है, लिम्ब इस्कीमिया, पल्स डेफिसिट, सेरेब्रोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस, इतने सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं। सो आपको ये बहुत सारी डिजीज़ेज़ इनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। और सबसे लास्ट पे जो है वो है यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स। यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स लाइक इफेड्रा जो है ये एक प्लांट है। ठीक है। और ये जो है ये ड्रग्स जो होती हैं इसकी बनती हैं, वो मोस्टली लोग वेट लॉस में इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेटरी कंजेशंस वगैरह में डिफरेंट इसके यूजेस होते हैं। और अदर ड्रग्स जो हैं लाइक एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स और कोकेन्स, इनकी वजह से भी डेथ होने के चांसेस होते हैं, सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं। क्यों? जो कोकेन है वो वाइड रेंज ऑफ एरिथमियाज कोकेन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। उसके अलावा एओर्टिक डाइसेक्शन, कार्डियोमायोपैथी, इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो कोकेन जो लेते हैं उनको हो सकते हैं। सो अभी तक हमने सडन कार्डिक डेथ जो है उसको कवर कर लिया है। सो ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो एक में तो कवर नहीं हो सकता। ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगी कि 2 और इसमें लगेंगी। ठीक है। तो डिटेल में बताती रहूँ, क्योंकि यहाँ पे दिखने में ये 1 या 2 पेजेस होते हैं, लेकिन इतना तंग और एक लाइन करने वाली है। और यकीन करें मेरा ये चैप्टर पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इवन चीज़ें पुरानी हैं, हर चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन जब पढ़ी हुई है तो क्यों पढ़ा रहे हो यार बार बार। तो मेरा नहीं दिल करता है कि चीज़ बार बार पढ़ने को। बाय द वे यहाँ तक हमने सडन कार्डियक डेथ कवर कर लिया है। इसके बाद जो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्सिस है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। सो बस एक टॉपिक लंबा है अस्थमा वाला, बाकी छोटे हैं। सो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में कवर हो जाएगा, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट में हम कवर कर लेंगे। सो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।